चलिए सब लोग आ गए हैं, अभी स्टार्ट करते क्लास। ठीक है, देखो हमको पढ़ना क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। ठीक, ये आपकी पहली क्लास है और जहाँ तक है 5-6 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा। और ये आपको जो आपको नोट्स मिला होगा पीडीएफ में, आपको नोट्स दिए होंगे सर, हाँ वो पहले ही दे दिया गया था आपका, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका पहले होने वाला था और ये क्लास भी आपकी जनवरी में ही चलने वाली थी। बट आपको पता है एग्ज़ाम डेट टल गया तो ये क्लास यहाँ पे आगे टल गए। ठीक, 5-6 क्लास करनी है, 5-6 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा कम पेज पढ़े। ये मत देखना कि भाई कितना पढ़ा रहे हैं, हाँ ये मत देखना। आपका शायद 62 पेज का पूरा पीडीएफ है, वो आपका पूरा खत्म होगा 5-6 दिन में। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट की ही क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होगी तो मैं ध्यान दूंगा। ठीक, तो आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, इसका एग्ज़ाम है, इसका नंबर भी जुड़ता है। ठीक, इसीलिए इसको पढ़ना है। हालांकि आप लोग टेक्निकल के हैं, टेक्निकल में ये एक सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल का है। इन्वायरमेंट अक्सर सभी एग्जामों में आता है, ग्रेजुएशन वगैरह में भी इन्वायरमेंटल स्टडीज को डाल देते हैं। ठीक, तो देखो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, हम आपको ये भी खोल ही देते हैं। अच्छा देखो, ये जैसे मेरे से अगर ज़्यादा हो जाए ना तो मुझे बताना, ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ठीक, ये आपको पीडीएफ मिला होगा, इसी रूप में आपको पीडीएफ मिला होगा ना, ये पीडीएफ आपको ऐसे ही मिला होगा। ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या, इंट्रोडक्शन, पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ऐसे ही आपका पूरा एक के बाद एक, एक के बाद एक चला जाएगा। देखिए हम यहाँ से ज़्यादातर आपको नहीं पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको बस ऐसे पीडीएफ में जो भी लिखा है मैं आपको ऐसे पढ़ाता चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो बताऊँगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको एक्स्ट्रा मैं दूसरे पेज पे पढ़ाऊँगा, लेकिन बीच बीच में मैं यहाँ आता रहूँगा कि टॉपिक क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम लोग नीचे ऊपर कर रहे हैं। ठीक, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में ही इस पे आऊँगा, नहीं तो आप लोग सोचे कि दिया क्या है, क्या पढ़ा रहा है, आप लोग बाद में देखिएगा। हाँ, और आप लोग रफ और कलम लेके तो बैठ जाइएगा, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिले आप उसको लिख लेना। क्योंकि होता क्या है, जैसे जब आप पेपर लिखेंगे, हाँ इसमें तो मान लीजिए, क्योंकि ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, प्राइमरी के बच्चे तो है नहीं कि चलो क से ज्ञान तक याद कर लिया वही जाके छाप देना है। आपको समझना है, आपको समझना है कि यहाँ पे लिखा क्या है, हमको क्या लिखना है, हूबहू नहीं उतारना है कोई चीज़। तो हमारा काम है आपको समझा देना, हमारा काम आपको रटाना नहीं है कि लाइन टू लाइन आपको रटा दें, आप वही जा करके एग्जाम में लिख के चले आए, और ना ही आप लिख पाएंगे ना ही हम रटा पाएंगे। ठीक, इसलिए हम सिर्फ समझा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। आप समझेंगे तो अपने हिसाब से उसको लिख लेंगे, 2 लाइन को 4 लाइन में, 4 लाइन को 6 लाइन में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं। देखिए, हालांकि टॉपिक तो हमारा है पारिस्थितिकी। पहला क्या है दोस्त, हमारा पहला टॉपिक क्या है, पारिस्थितिकी ना। पारिस्थितिकी है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। आपको ये दिख रहा सही से, पारिस्थितिकी है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ठीक, अब देखो पारिस्थितिकी पे तो हम आ ही जाएंगे, तुरंत ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा, कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, तो यहाँ पे आप ध्यान देना। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, मैं अब देख रहा हूँ कमेंट में, देख रहा हूँ आपका, आप जो भी आप पूछेंगे मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो ना दिखाई दे आप बता देना, ये तो दिख ही रहा होगा, हालांकि एक साइड में लिखे हैं जानबूझ के। ठीक है,
पारिस्थितिकी पे आने से पहले हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए इन्वायरमेंट क्या है कि साधारण भाषा में हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वो क्या है? इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। वो हमारा क्या है? पर्यावरण है। अब हमारा पर्यावरण अलग हो सकता है, आपका पर्यावरण अलग हो सकता है, लेकिन पर्यावरण है एक ही चीज कि जो भी हमारे आसपास है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसका अर्थ क्या होता है? वो क्या है? पर्यावरण है। इसलिए पर्यावरण को पता है, इसलिए पर्यावरण को जब तोड़ते हैं, देखो जब पर्यावरण को तोड़ते हैं हम, तो यहां से दो शब्द निकल के आता है, एक आता है परि और एक आता है आवरण। एक आता है परि, एक आता है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर। इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कवर। तो इसके शब्द से ही पता चलता है कि चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है वही क्या है? हमारा पर्यावरण है। ठीक, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वही क्या है? हमारा पर्यावरण है। अब देखो, हम मनुष्य जब आदि मानव था, अर्थात जब यहाँ पे पृथ्वी पे आए थे, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में क्योंकि धीरे धीरे मनुष्यों का विकास होता गया, यहाँ तक बात कैसे पहुंचे हम इस पर आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2 मिनट का समय लेंगे उसके लिए। जब आदि मानव था प्रागैतिहासिक काल में, फिर आद्य ऐतिहासिक काल में, फिर ऐतिहासिक काल में, और आज का वर्तमान मानव, जिसको आधुनिक मानव कहते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी मानव के नाम से जाने जाते हैं आजकल के लोग। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, मान लीजिए पहले जैसे जंगल ही जंगल, पहले क्या है? पहले क्या था? पूरा जंगल ही जंगल। ठीक, और मनुष्य जब आए तो इनका कुछ भी अस्थाई नहीं था, न इनका अस्थाई निवास था, न इसका अस्थाई जीवन था। अस्थाई जीवन से आशय है कि इनका कोई बस्ती नहीं था जहां पे निश्चित रूप से कुछ दिन तक रह सके। ये एक जगह से दूसरे जगह, कभी इस जंगल से उस जंगल, कभी उस जंगल से किसी और जंगल पे जाके रहते थे। क्योंकि इनका जो भोजन था, भोजन वो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर था। प्रकृति अर्थात प्राकृतिक पर ही निर्भर था। तो जंगल में जो भी पेड़ पौधे होते थे, आज अक्सर आप जंगल में जाएंगे तो जो भी विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, फल वगैरह हैं, हाँ, अब रामायण काल में सुनते थे श्री राम भगवान कंदमूल खाते थे। तो ये अन्य प्रकार से ये पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर थे। तो इनका कोई एक निश्चित घर नहीं था, जिसको कहते हैं कोई ठिकाना इनका था नहीं। ठीक है, कहीं इधर कहीं भी उधर, कभी उधर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। और ये अच्छा, तब के मानव असभ्य समाज कहा जाता था। तब की जो ये लोग रहते थे जिस हिसाब से, उसको असभ्य समाज के नाम से जाना जाता था। आजकल का मानव को क्या कहते हैं? सभ्य समाज। तो ये असभ्य समाज से सभ्य समाज में आने के लिए जो भी आवश्यकताएं पड़ी, उसी की तरफ से ये आएगा अभी बीच में। ठीक, अब देखिए ये क्या काम किए, इन लोगों को चाहिए था कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए, अब इन्होंने क्या किया? कृषि करना प्रारंभ किया, खेती करना। पहले ये भाई अपने भोजन के लिए जंगल को मान लीजिए काटे, जंगल को काट करके कुछ दूरी पर एक आपने खेती सुना होगा, झूम कृषि। झूम कृषि का नाम सुना आप लोगों ने? तो वही झूम कृषि यही था कि भाई जिस जंगल अभी आई वाइस।
बता दो एक बार। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। अभी बताइए, आवाज आ रही है? अभी आवाज का प्रॉब्लम? यस सर, यस सर, आ गई। हाँ यार, वो सर ने बैटरी खत्म करके तब गया था सर। नो सर? ये विवेक कुमार नो सर क्यों लिखो भाई? यार आवाज की वजह से। चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या करते थे, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये लोग करते क्या थे, झूम कृषि में कुछ समय के लिए इसको साफ करते थे पेड़ पौधों को, और यहाँ पे भूमि को उपजाऊ बनाते थे। मिट्टी उपजाऊ होती थी, यहाँ पे खेती करते थे ये लोग। ठीक है, 4-5 वर्ष किए, फिर दूसरे जंगल में चले जाते थे, तब तक यहाँ पे फिर पेड़ पौधे आ जाते थे। हालांकि यहीं से ये लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, इसी के बहाने यहाँ पे जंगल में आग लग जाती थी। और जंगल में जब आग लगती है तो कौन प्रभावित होता है? सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं खत्म होते, वो उसके साथ साथ जो जंगल में रह रहे हैं, जो वन्य जीव हैं, तमाम प्रकार के जीव जंतु जो जिनका निवास स्थान वन है, जंगल है, वो प्रभावित हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखो, मान लीजिए इन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, अब इन्होंने व्यापक स्तर पर खेती करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात बड़े से जंगल को साफ करके पूरा खेत ही खेत इन्होंने बना दिया। ठीक, अब इन्होंने अस्थाई फसल उपजाना शुरू कर दिया इन्होंने। मान लीजिए धान उपजाना शुरू किया, उसके बाद मान लीजिए इन्होंने क्या किया, चलो इसको खत्म ही करते हैं यहां से शुरू। ठीक, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, धान उपजाना शुरू किया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धान की खेती करने शुरू कर दिए लोग, यहाँ के लोग। अच्छा, यहाँ पे भी जंगल ही है, मान लो मनुष्य लोग रह रहे हैं, मानो यहाँ के जो हैं, यहाँ पे धान उपजाना शुरू किया, यहाँ पे धान उपजा रहे हैं। कहीं दूर के दराज में जो मानव है वो यहाँ पे गेहूं उपजाना शुरू कर दिए, कहीं और है वहां पे जौ उपजाना शुरू कर दिए। जौ जानते हो ना, जौ? तो अलग अलग प्रकार के, मानो अलग अलग जगह के हिसाब से उन्होंने अपनी फसल उगाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने फसल उगाना शुरू किया तो उसके साथ साथ इनके एक परिवर्तन हुआ इनके समाज में। वो क्या हुआ कि अब इनका जीवन जो है वो अस्थाई होने लगा। अब जो ये फसल के लिए इधर उधर भटकते थे, अब ये नहीं भटक रहे हैं। अब ये क्या कर दिए, एक बस्ती, अब ये इन्होंने एक बस्ती बनाया। जब इन्होंने बस्ती बना लिया तो इन्होंने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। ठीक, पशुपालन भी शुरू कर दिया, पशुपालन भी शुरू कर दिया इन्होंने।
बस, क्योंकि अब इनका जीवन अस्थायी हो गया और अब ये अपनी आवश्यकता के अनुसार ये समझ गए कि हमको प्रकृति से किस प्रकार से लाभ लेनी है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। लेकिन ध्यान देना, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पे, धान उगाए और धान बड़ी ज्यादा मात्रा में हुआ, यहाँ जौ बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, लोग कम है, मान लीजिए 8 10 12 15 20 लोग हैं, लेकिन उपजा 8 10 कुंटल 12 कुंटल। मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ कमी लोग हैं, यहाँ पे मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ इनका। ठीक, अब इतना ये करेंगे क्या, इतना भाई ये लोग क्या करेंगे? तो यहां से एक पद्धति निकल के आई, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति। देखिए कुछ चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप जब लिखोगे तो वहां पे आप जो परिस्थिति लिख के चले आते हो या कुछ भी लिख के चले आते हो, वहां पे आप मोटा मोटा थोड़ा बहुत जानकारी आपको एक्स्ट्रा रहेगा, तो अब ये सब चीजें आप लिखोगे वहां पे, इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहे हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाकर के। ठीक है, पारिस्थितिकी पर तो भी आ ही जाएंगे तुरंत। ठीक, वहां पे वस्तु विनिमय पद्धति का प्रारंभ हुआ। इसमें क्या होता था, इसमें धन का उपयोग नहीं होता था, मतलब रुपया पैसा का कोई इसमें गेम नहीं था। धन का उपयोग ना कर करके, मान लीजिए इनके पास आवश्यकता से अधिक धान है, इनके पास गेहूं है, इन्होंने पशु को चराने के बहाने मान लीजिए लोग कहीं मिले, ये बोले यार हमारे यहाँ तो गेहूं बहुत ज्यादा है, ये बोले भैया हमारे यहाँ धान बहुत ज्यादा है। अब करते क्या है, आइए आप जो बच रहा धान हमको दे दीजिए और गेहूं आप ले लीजिए। मतलब अब समझ रहे हो नहीं, इस तरीके से व्यापार और वाणिज्य का भी शुरुआत हो गया। व्यापार और वाणिज्य की भी शुरुआत इसी प्रकार से हुई, वस्तु विनिमय पद्धति से। धीरे धीरे ये फलता फूलता गया, किस प्रकार से, समझ गया ना। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लिखने में सहायता हो, लिखने में आप कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक, लेकिन अब ये लोग धीरे धीरे करके, अब जैसे मान लीजिए अब इनको यहां से यहां तक जाना था, बीच में जंगल वगैरह थे। अब ध्यान देना किस तरीके से अपने उत्पादन को यहाँ पे लोग पहुंचा रहे हैं, अपने उत्पादन को ये लोग यहाँ पहुंचा रहे हैं और ये लोग यहाँ पहुंचा रहे हैं। तो बीच में क्या इन लोग को सड़क की आवश्यकता पड़ी, भाई आना जाना कैसे होगा। अब ये लोग क्या किए, एक मान लीजिए अभी तक तो जंगल में कहीं कहीं काटते थे, मान लीजिए भाई कहीं कहीं ही काटते थे ना, कहीं कहीं ही काट के एक निश्चित रास्ता तो बनाते नहीं थे, कभी इस जंगल से चले गए, कभी उस रास्ते से चले गए। अब इन्होंने क्या सोचा कि यार क्यों ना एक अस्थायी सड़क का निर्माण किया जाए जिससे हम लोग इस बस्ती से उस बस्ती पर आसानी से पहुंच सकें। ठीक, तो यहां से इन्होंने क्या किया कि एक जंगल के पेड़ को काटना शुरू किया। जंगल के भाई पेड़ को काटेंगे तभी तो जगह मिलेगा एक बराबर का। इन्होंने क्या किया, जंगल को पेड़ कर काट करके यहां से यहां तक के लिए एक रास्ता इन्होंने बनाया। इससे भी ये पर्यावरण का नुकसान हुआ, पर्यावरण का नुकसान हुआ ना, मानव ने किया पर्यावरण पर प्रभाव, मानव द्वारा किया गया प्रभाव पर्यावरण पर जब पड़ता है तो उससे सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं होता, बल्कि अर्थात जंगल का ही नुकसान नहीं होता, पेड़ पौधों का, बल्कि अभी बताया जैसे वहां पे जो भी जीव जंतु रहते हैं उन सब पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां से ये लोग जाने आने लगे। धीरे धीरे मान लीजिए बारिश का मौसम आया, बारिश के मौसम में रास्ता बंद, चूंकि भाई कीचड़ हुए, बारिश हुआ कीचड़ हुए, पानी भर गए। धीरे धीरे अब आप समझ ही रहे हो आजकल तो किस प्रकार के सड़क बन रहे हैं। मतलब ये चीज वहीं से आई है। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से मनुष्य जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन करना सीख लिया और पर्यावरण के माध्यम से अर्थात प्रकृति के माध्यम से, ध्यान ना, प्रकृति के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना इन्होंने सीख लिया। तो ये हम बता रहे हैं। अब धीरे धीरे, ये तो रही ऐतिहासिक काल की बात। अब धीरे धीरे मान लीजिए जैसे अब सभ्य समाज में क्या है, पहले लोग कपड़े वगैरह तो पहनते नहीं थे, पत्ते वगैरह लपेट, ऐसा ऐतिहासिक काल में मतलब उल्लेख है कि लोग पत्ते वगैरह लपेटते थे, पत्ते वगैरह लपेट कर रहते थे, इसीलिए इनको असभ्य समाज की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे मान लो भाई कोई भी है पत्ते वगैरह लपेट के लेटा हुआ है, पशु पाले ही है, मान लीजिए बकरी आई, बकरी चर गई, बकरी को क्या पता कि आपका कपड़ा है, उसको तो लगेगा कि पत्ता ही है ना, वो तो चर गया, तो इसलिए इनको असभ्य समाज कहा जाता था। तो यहाँ पे कपास का खेती शुरू हुआ, ध्यान देना, कपास, काटन, जिससे आपका सूत वगैरह बनना शुरू हुआ। तो यहाँ से मतलब इस प्रकार से भी ये कपड़ा पहनना भी सीख है। धीरे धीरे इस तरफ भी लोग बढ़ने लगे कि अपने आप को सभ्य समाज की तरफ ढाल दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया भैया।
अब देखो हुआ क्या, धीरे धीरे ब्रिटिश भारत में, भाई ऐतिहासिक काल से आए, चलो प्राचीन इतिहास खत्म, मध्यकालीन इतिहास खत्म, जब आधुनिक भारत में आते हैं हम लोग, ब्रिटिश इंडिया जब भी होता है, जब ब्रिटिश के लोग यहाँ पर आते हैं, पहले जो रेल की पटरी होती थी, अब देखो पहले जो रेल की पटरी होती थी ना, तो जो बीच बीच में जो ये पटरियां नहीं होती, जो ऐसे ऐसे किनारे किनारे, रेल की पटरी में जो ऐसे किनारे किनारे होता था, वो क्या होता था, वो भी लकड़ी का ही बना होता था पहले। और लकड़ी कहाँ से आती थी, ब्रिटेन से थोड़ी आती थी, कहीं से भी आए, हिंदुस्तान के ही कहीं ना कहीं से उसको काटा जाता था, या कहीं से भी काटा जाए, जंगल अगर काटा जा रहा है तो पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, हमारा कहने का मतलब ये, अब ये कंक्रीट का बनने लगा, पत्थर वगैरह का बनने लगा है। ठीक है, तो पूरी तरह से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने सीख गए धीरे धीरे, और अब तो कुछ ज्यादा ही सीख गए। तो यहां से ये चीज बस समझाने के लिए थोड़ा सा था। अब देखो, अब हम आते हैं पारिस्थितिकी पे, अब हम आते हैं पारिस्थितिकी पे। वो थोड़ा सा बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि आप लोग तो समझ ही गए होंगे। आप लोग समझ गए थे ना, अभी जो बताए थोड़ा सा ही बताए, क्योंकि ज्यादा बताना भी नहीं है आपको, उतना ही बताना जितना में आपका काम हो जाए। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आपको देना नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा नीचे लिखना है, ये तो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे तो दिख रहा है, इसमें दिखा रहा है। चलो ठीक है, अभी ध्यान देते हैं हम। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, 16वीं 17वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी आते आते, जैसे हर विषय, हर सब्जेक्ट के जैसे विद्वान होने लगे, अलग अलग विषयों में खोज करने लगे, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, फिजिक्स आई, केमिस्ट्री आई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह ना, हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह। ऐसे ही एक बात की चिंतन शुरू हुआ कि मनुष्य, देखिए मनुष्य, देखिए यहां पे एक चिंतन आरंभ हुआ उस समय में आकर के। क्या चिंतन हुआ, मनुष्य और उसके पर्यावरण, मनुष्य और, जैसे भाई पर्यावरण है, पर्यावरण और मनुष्य के बीच जो संबंध है, क्योंकि मनुष्य ने ही तो पर्यावरण से छेड़छाड़ करना प्रारंभ किया, तो मनुष्य और जो पर्यावरण के बीच संबंध है उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ 19वीं या 20वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मान लीजिए, मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया। अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से करने लगे, तभी इस शब्द का उदय हुआ, पारिस्थितिकी का। अभी बताते हैं, यहां पे आते हैं। अब देखो यहां से जो भी हम बताएंगे, कुछ चीजें हम आपको लिखेंगे। अब जैसे हम मान लीजिए कुछ लिख बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम हर चीज लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए आप अगर लिख सके तो थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, आपको काम देगा। ठीक है, तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन प्रारंभ हो गया। तो यहां पे एक शब्द का उदय हुआ, किसका, पारिस्थितिकी का। देखो पारिस्थितिकी शब्द का पहले तो ये जान लो, क्योंकि इसका प्रयोग अलग अलग भाषा में तो अलग अलग लोग करते रहे, लेकिन सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वहां पे एक जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। ध्यान देना भैया, उनका नाम क्या था, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। अर्नेस्ट हेकल जो थे, इन्होंने कब किया, 1866। 1866 समझ लेना, 1866। 1866 में अर्नेस्ट हेकल महोदय ने, जो कि जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यहां पे समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, क्यों दिख नहीं रहा था यार, आपको दिख रहा नहीं भाई, एक बार आप बता दो प्लीज यार, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बता दो, आपको दिख रहा कि नहीं। दिख रहा है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखो अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया
1866 में। किसका? पारिस्थितिकी का। ये जर्मनी के जैव वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे दोस्त? ये जर्मनी के थे। इसको आप ध्यान दे देना, याद कर लेना। कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। लिख ही दे रहे हैं भैया, जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे। लेकिन इन्होंने इस शब्द का हुबहू तो प्रयोग किया नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द जो है वो हिंदी का है, पारिस्थितिकी हिंदी का शब्द है, और इकोलॉजी जो आपका है वो इंग्लिश का शब्द है। इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया था, जिस शब्द का, वो शब्द था, इधर लिखेंगे तो दिखेगा कि नहीं? चलो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। यही चीज यहां पे लिख दी है आप लोग की सुविधा के लिए। इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो ये शब्द नहीं था। ये पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी तो हिंदी का शब्द है, और इकोलॉजी जो आपका है वो कहाँ का शब्द है? वो तो अंग्रेजी का शब्द है ना दोस्त। इसलिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था वो ग्रीक भाषा का ही शब्द था। वो ग्रीक भाषा का शब्द था। किस भाषा में इन्होंने प्रयोग किया? ग्रीक भाषा में। इन्होंने जिस पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो ग्रीक भाषा में था, और इन्होंने ग्रीक भाषा में लिखा, क्या लिखा? ओइकोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग किया, आपको दिख रहा ना? ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम जिस पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था वो ग्रीक भाषा में था, और उसका अर्थ क्या था? ये था ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी था, ठीक। अब ये देखो, इसको अगर हम जब तोड़ते हैं, इसको जब हम अलग अलग करते हैं ग्रीक भाषा में ही, तो इसका ये अलग से निकल के आता है ओइकास, और यहां पे एक शब्द आता है क्या? लोगोस। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे कैसे आया और फिर यहां से यहां कैसे आया, क्योंकि हमको तो हिंदी में पढ़ना है ना, ज्यादातर इंग्लिश में पढ़ते हैं या तो हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक। तो यहां से ये ओइकॉस और लोगोस शब्द निकल के आया। ओइकॉस का इंग्लिश में अर्थ होता है हाउस। इंग्लिश में अर्थ क्या होता है दोस्त? हाउस। और इसका इंग्लिश में अर्थ होता है स्टडी। इसका इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? स्टडी। और इसका हाउस। अब हाउस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाउस को हिंदी में कहते हैं घर, और स्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन। यही कहते हैं ना। हाउस को क्या कहते हैं? घर, और स्टडी को क्या कहते हैं? अध्ययन। तो यहां से आपका ये अंग्रेजी में आ गया, और इसको आपने बदल के किस में कर दिया? हिंदी में। तो घर, देखिए घर में क्या है, जैसे मानो जहां जहां हम लोग रहते हैं वो क्या है? घर उसको कह देते हैं। जहां पे जीव जंतु कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? वन्य जीव। वन्य जीव बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वन में रहने वाले जीवों को क्या बोला जाता है? वन्य जीव बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए पक्षी है, पक्षी का घर क्या है? घोंसला। भाई पक्षी का घर क्या हुआ? घोंसला हुआ। वो लोग वहां पे अपना घर बना के रहते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग घोंसला देखे होंगे गांव में जो रहते होंगे, गांव से होंगे ज्यादातर लोग तो, ठीक। तो गांव में देखिए आप, जैसे कौवा हो गया। अच्छा, कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती? एक पक्षी ऐसा भी है जो घोंसला बनाती ही नहीं है। वो अपने अंडे को ना, वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है, क्योंकि उसका अंडा और कौवे का अंडा जो है वो लगभग सेम होता है, और कौवा अपना अंडा समझकर उसका पालन पोषण करता है, उसको सेता है। तो ऐसा पक्षी कौन सा है भाई? कमेंट करेगा कोई? अरे वाह, क्या बात है। देखो कोयल, कोयल जो एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। और कौवा जो है, ध्यान देना, हालांकि ये तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है शायद। कौवा जो है वो किसी भी वृक्ष के सबसे ऊपरी तने पर अपना घोंसला बनाती है। देखना, कोई भी पक्षी कहीं भी बनाए, लेकिन जो कौवा होता है वो अपना घोंसला कहां बनाता है या कहां बनाती है? तो वृक्ष के सबसे ऊपरी तने पर। वृक्ष के सबसे ऊपरी तने पर वो अपने घोंसला बनाती है। और जो बाज होता है वो सबसे ऊपर वाले वृक्ष, जैसे आसपास कितने भी वृक्ष हो नहीं पता, कितने भी वृक्ष हो नहीं पता, जैसे कौवा जो बनाएगा वो तो यहां बनाएगा किसी भी वृक्ष के सबसे ऊपरी तने पर, लेकिन जो बाज होता है वो
जो आसपास में सबसे ऊंचाई पर वृक्ष होता है उस पे जाके वो अपना घोंसला बनाता है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपको निकल के आया। लेकिन देखो पर्यावरण की भाषा में हम घर यूज नहीं करते, घर शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे पर्यावरण में खास करके। और पर्यावरण में मानव शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता। मानव के जगह पे क्या किया जाता है दोस्त, जीव, जीव का प्रयोग किया जाता है। जीव या जीवधारी, जीव जंतु सभी उसमें आ जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या निकल के आता है, घर और अध्ययन। तो घर मतलब जहां पे लोग निवास करते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, तो पर्यावरण में उसको बोला जाता है वास स्थान। वास स्थान क्या बोला जाता है, वास स्थान, वास स्थान। तो वास स्थानों का अध्ययन। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे हो गया ज्यादा। वास स्थानों का अध्ययन, इसका अर्थ हुआ। ठीक, तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और वास स्थानों का अध्ययन, यहां तक आप समझ गए। क्यों सर, दीपेश कुमार क्या बोलना है भाई, बोलिए। अरे वास स्थानों का अध्ययन अभी आगे बता रहे हैं ना मेरे भाई, सुनो। हाँ हाँ, 7 बजे स्टार्ट हुआ है, बात मत करो। देखिए वास स्थानों का अध्ययन मतलब सिर्फ इसका अर्थ बता रहे हैं कि जो वास स्थान जहां हम लोग रहते हैं उसका अध्ययन, सिर्फ इसका अर्थ, एक शब्द का सिर्फ अर्थ हुआ है। ठीक, कि जहां पे हम लोग रहते हैं वास स्थानों का, उसका अध्ययन, इस शब्द का अर्थ है, इसका परिभाषा वगैरह कुछ नहीं है। अभी अभी आगे आते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्नेस्ट हैकेल ने इस शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट हैकेल को। कहीं कहीं पे हैकेल भी लिखा रहता है। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट हैकेल को, इसीलिए क्योंकि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। यदि क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन था, ये आपने लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन था, तो वो थे हमारे रामदेव। कौन, रामदेव, बाबा रामदेव नहीं, रामदेव मिश्रा। उनके आगे आप लगाइए डॉक्टर, डॉक्टर रामदेव मिश्रा जो हैं, इनको भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आप जब भी दीर्घ उत्तरी या कुछ पारिस्थितिकी के बारे में जब आएगा लिखने को, आप थोड़ा सा ये मैपिंग करके थोड़ा सा फैक्ट डाल के आप लिखेंगे तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपका नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक, ये आपको समझ में आया यहां तक। अब देखो हम इसके आगे चलते हैं। अब हम आपको परिभाषा, यहां पे आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब देखो अर्नेस्ट हैकेल महोदय कहते क्या हैं, अर्नेस्ट हैकेल जो हैं, जो इसके जनक कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि वातावरण और जीव समुदाय, जीव समुदाय मैंने यही बात किया ना अभी, जीव समुदाय का अर्थ क्या हुआ, मतलब उसमें मानव आ गए, जीव जंतु आ गए, पेड़ पौधे आ गए, सब कुछ आ गया उसमें। ठीक, और वातावरण क्या हुआ, पर्यावरण, जो हमारे आसपास चारों तरफ है, जो हमारे चारों तरफ है वही क्या है, पर्यावरण है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वातावरण। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकेल के ही शब्दों में कहा गया है कि वातावरण भाई, ये मान लीजिए हम जीव यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, पक्षी वगैरह सब कुछ है, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ है, ये चारों तरफ हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, चारों तरफ क्या है, हमारा वातावरण ना है। तो यही कह रहे हैं अर्नेस्ट हैकेल महोदय कि वातावरण, देखना, वातावरण, वातावरण और मनुष्य, जीव समुदाय, वातावरण और जीव समुदाय, भाई जीव समुदाय मतलब ये सब हुआ, वातावरण जो इसके चारों तरफ आसपास है, तो वातावरण और जीव समुदाय के मध्य के बीच जो संबंध है, जो संबंध है, उसका अध्ययन ही क्या है, पारिस्थितिकी है। उसका अध्ययन क्या है, पारिस्थितिकी है। यहां तक क्लियर हो गया, टाइम तो बहुत तेज भाग रहा।
तो वातावरण और जीव समुदाय के मध्य जो संबंध है वो क्या है, पारिस्थितिकी है, उसको हम पारिस्थितिकी के रूप में जानते हैं। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से। वातावरण और जीव समुदाय का पारस्परिक अध्ययन, वातावरण और जीव समुदाय का पारस्परिक, पारस्परिक अर्थ होता है एक दूसरे के साथ, पारस्परिक अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, यह परिभाषा ही उसका हुआ। देखिए पर्यावरण में क्या होता है, किसी शब्द का एक कोई फिक्स्ड परिभाषा नहीं होती है, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं। जैसे हमने ये बताया, आप इसी चीज को किसी और तरीके से आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। मतलब समझना यही है, समझना यही है कि जो जीव समुदाय है और उसके जो आसपास पर्यावरण है, उनके बीच जो संबंध होता है, उन संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, अब इसका आप कोई भी परिभाषा अपने मन से आप बना सकते हो, बढ़ा चढ़ा करके बना सकते हो, आपको जैसा लिखना है वैसा बना सकते हो। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना सबको? हाँ चलो ठीक है। देखो अब इस पे आते हैं, जो आपको नोट्स मिला होगा यहाँ पे, क्योंकि आगे हमको बढ़ना है भी, धीरे धीरे हमको आगे भी बढ़ना है। पारिस्थितिकी क्या कर रहा है कि विज्ञान की वह शाखा, देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के जीवधारी के संबंधों, बात वही हुआ भाई, एक दूसरे का संबंध जो हुआ, और तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया ना? ये वही चीज कह रहा है, इसको ज्यादा बताने को तो कोई आवश्यकता है नहीं। ये वही चीज कह रहा है कि भाई कोई कोई भी स्थान है, वहां पे जो जीव हैं उनका आपस में और उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसी का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। ये आपका इसमें लिखा हुआ परिभाषा इस तरीके से। उसके आगे कह रहा है जीवधारियों एवं पर्यावरण के संबंध में उनके आपसी संबंधों का विस्तृत अध्ययन कराने वाली शाखा इकोलॉजी है। कुल मिलाकर वही चीज है, ये बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, किताबी भाषा में लिखा गया है, हम आपको व्यवहारिक भाषा में समझा रहे हैं। ठीक, आगे क्या है, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है। आगे परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है, इसको हम देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। अब बात आ गई किसकी दोस्त, पारिस्थितिक तंत्र की बात आ गई। पारिस्थितिक तंत्र जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बोलते हैं ना, पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक, पारिस्थितिक, देखो यहां पे एक शब्द लगा हुआ है तंत्र, तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली। और कहीं कोई भी सिस्टम हो, पृथ्वी पे अंतरिक्ष में कहीं भी कोई भी सिस्टम होता है वो एक निश्चित होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कौन सा तंत्र है, बहुत सारे तंत्र हैं, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है आपका, पाचन तंत्र। तो उसका एक निश्चित प्रक्रिया है भाई, पाचन तंत्र का एक निश्चित प्रक्रिया ना है कि किस हिसाब से हम भोजन करेंगे, तो उसका जो पचने का जो प्रक्रिया है, उसका जो मतलब जो विधि है, किस प्रकार से भोजन पचेगा, उस एक निश्चित तरीका है उसका, वही है तंत्र। जहां भी सिस्टम या तंत्र शब्द का यूज होता है उसका मतलब क्या हो जाता है, सीधा सीधा निश्चित। आप समझो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और ये सिस्टम का अर्थ क्या हो गया, निश्चित। इससे हम आपको बता रहे हैं इसका क्या मतलब है आगे चल के, क्योंकि इतना जानना बहुत जरूरी है कि तंत्र का मतलब निश्चित होता है। ठीक है, अच्छा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो देखो पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे हमारे एजी टांसले महोदय। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टांसले, एजी टांसले दिख रहा आपको, दिख तो रहा। एजी टांसले ने पारिस्थितिक मतलब इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था 1935 में। 1935 में पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था, एजी टांसले ने। देखो ये क्या है, पारिस्थितिक जो था वो संपूर्ण भाग था, और जो
पारिस्थितिक तंत्र है वो उसकी एक प्राकृतिक इकाई या एक उपभाग के रूप में होता है। ये क्योंकि ये एक निश्चित होता है, इसका एक निश्चित परितंत्र होता है। अच्छा हाँ, इसी को बोला जाता है परितंत्र। इसी को क्या बोलते हैं? परितंत्र। देखो इसी को बोलते हैं क्या? परितंत्र। इसी को क्या बोला जाता है? परतंत्र। ये एक निश्चित स्थान की बात करता है। इसके कई प्रकार होते हैं, घटक की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम कई प्रकार की इसके बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वन है, जंगल में जो वन्य जीव रह रहे हैं उनका तो एक सिस्टम अलग होगा ना भाई, वो एक दूसरे से किस प्रकार एक दूसरे के साथ उनका संबंध है, वन्य जीव में रहने वाले। ठीक है, अब जैसे जो जंगल में रह रहे हैं मान लीजिए जानवर, जो शेर हो गए, बाघ हो गए, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, बहुत सारे जीव जंतु हैं। उनका आपसी संबंध क्या है और उनका उनके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, वो तो सिर्फ जंगल में ही निश्चित होगा ना। उनका एक अलग परितंत्र होगा। तो परितंत्र जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। ये एक क्षेत्रीय इकाई होती है। क्या होती है? ये एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। ये भाई एक क्षेत्रीय इकाई होती है। जैसे मान लीजिए परतंत्र क्या है? जैसे मान लीजिए वन ये पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार है। वन है, मान लीजिए वन का मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान में तो नहीं रह पाएंगे ना शेर जो वन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका परितंत्र अलग है, उनका सिस्टम अलग है रहने का। यहाँ पे वो रह सकते हैं जैसे ऊंट वगैरह हो गए। जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप के जो ऊपरी इलाका है, सहारा रेगिस्तान, वहां पे जाएंगे, वहां आपको विभिन्न प्रकार के जानवर मिलेंगे। वो उनका पारतंत्र है, वो अलग पारतंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, वो एक क्षेत्रीय इकाई है। कहने का ये मतलब है एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। रेगिस्तान में क्यों? पानी, जहां पानी की कमी होगी, जहां वर्षा कम होगा, ऐसा क्षेत्र रेगिस्तान होगा। मान लीजिए जैसे एक समुद्र हो गया, समुद्र समुद्र भाई, यहाँ का पानी कैसा होता है? खारा होता है। यहाँ पे बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, बहुत सारे अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो इनका जो परितंत्र होगा ये तो अलग होगा। अब ये कह दीजिए ये आके वन में रह लें, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका जो परितंत्र है ये अलग है, ये अलग एक दूसरे से निर्भर करते हैं। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं, आप समझिए। परिभाषा के बाद छोड़ दीजिए, परिभाषा आप कुछ भी लिख देंगे ऐसा बना करके, मैं आपको रटाने नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, समुद्र हो गया, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। अब मीठा पानी भी होता है। मीठे पानी मान लीजिए एक अलग पारितंत्र हो गया मीठे पानी का। मीठा पानी कहाँ का होता है? मीठा पानी हो गया जैसे मान लीजिए आपका नदी है, झील हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया। इन एक दो झील उदाहरण के तौर पे जिसका पानी खारा है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर झील जो होते हैं उनका पानी कैसा होता है? मीठा पानी होता है। तो वहां पे अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उस जल में अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबका जो है ये परितंत्र जो है वो सबका अलग अलग होता है और निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है और अनिश्चित है कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे इनका जो जीव जंतु रहेंगे और उनका एक अलग सिस्टम होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा। अब घास के मैदान मान लीजिए ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड घास के मैदान, घास के मैदान पे जैसे जिराफ वगैरह जो पाए जाते हैं वो घास के मैदान पर ही पाए जाते हैं। बाप रे टाइम इतना। तो ये इनका अलग पारतंत्र होता है। घास के मैदान बहुत सारे हैं, इनको बांटते हैं बाद में उष्णकटिबंधीय घास में, शीतोष्णकटिबंधीय घास में। पूरे आप विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे वेल्ड हो गया, प्रेयरी हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के घास स्थान है। तो वो अपने यहाँ के परितंत्र, अपने यहाँ के वातावरण के अनुसार वो निर्भर होते हैं, उनका एक निश्चित क्रिया होता है। एक और होता है मान लीजिए टुंड्रा वन प्रदेश है, जहाँ की जलवायु ठंडी होती है। रूस वगैरह, रसिया के जब ऊपर आप बढ़ते हैं तो वहां पे टुंड्रा प्रदेश उसको बोला जाता है। ठीक है, तो पारतंत्र कहने का मतलब आप समझ गए, इनका एक निश्चित स्थान होता है, ये निश्चित स्थान होता है, उनकी क्षेत्रीय इकाई होती है। वहां पे वो जैसे समुद्र की बात करेगा तो वहां पे अलग पारतंत्र बनेगा, इनका एक निश्चित होता है उनके स्थान के अनुसार। ठीक है, तो अगर आप इसका परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आप बना सकते हैं भाई। पहले आप लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक क्षेत्रीय इकाई है, या क्षेत्रीय इकाई के रूप में इसको जानते हैं। ये एक समुदाय है भाई, एक समुदाय ना हुआ। रेगिस्तान क्या एक समुदाय है? वन में रहने वाले वन्य जीवों का एक अलग समुदाय है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये एक समुदाय है जिसमें
जीवित अजीवित दोनों घटक है भाई इसमें, जैविक अजैविक वही, जो जीव है जो अजीव है दोनों घटक शामिल होते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं वहां के, जो वहां पे निर्धारित होते हैं, जो वहां पे उनका पर्यावरण है, ठीक है, जो वहां पे उनका पर्यावरण है उसके साथ वो क्रिया करते हैं, या समझ के जो वहां पे उनका पर्यावरण है। हम उस पे आते हैं, क्या था, देखो परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या कह रहा है, किसी सीमित क्षेत्र के, देखिए किसी सीमित क्षेत्र, सीमित शब्द का यूज आ गया ना, सीमित मतलब वही हुआ, किसी एक सीमित क्षेत्र की बात की जाएगी, वन का बात किया तो वन, समुद्र का समुद्र, रेगिस्तान रेगिस्तान अलग अलग, तो किसी सीमित क्षेत्र के जीवित समुदाय, उसमें जो जीव रहने वाले हैं, भौतिक पर्यावरण, भौतिक कहने का अर्थ है वहां का जो जल है, वहां पे जो पर्वत है, पठार है, झील है, झरना है, नदी है, अन्य जो वायुमंडल है, वायु है, जो भी कुछ है वो भौतिक पर्यावरण के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के संबंधों को परितंत्र कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया भाई वो ये लोग एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे करेंगे, जाहिर सी बात है। परितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है, वही इकाई मतलब वही क्षेत्रीय इकाई है। ये देखो किताबी भाषा में लिखा गया है, जिसमें किसी विशेष वातावरण के, हाँ देखो यहाँ पे आगे ना, किसी विशेष वातावरण के, रेगिस्तान का अगर वातावरण है तो वहां पे विशेष वातावरण के सभी जीवधारी, भाई रेगिस्तान में पाए जाने वाले अलग की बात हो रही है, वन में पाए जाने वाले अलग की बात हो रही है, तो वातावरण के सभी जीवधारी अर्थात पौधे व जानवर आदि अपने पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, जिसमें वे अपने आवास के लिए, जैसे कोई वन है, वन में मान लीजिए शेर है, तो वो अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वही कहने का मतलब हुआ ना, वन की बात की जाए शेर कहाँ रहेगा, मतलब जिराफ कहाँ रहेगा, लोमड़ी भेड़िए ये सब कहाँ अपने एक अलग अलग निवास स्थान बनाए रहते हैं, तो उसी पर्यावरण पर ही तो निर्भर होते हैं। अपने भोजन के लिए भी शेर शेर खाता है, भेड़िया को खा जाता है, बकरी को खा जाता है, एक दूसरे को खाते पीते रहते हैं वो लोग। आप देखेंगे वन जो डिस्कवरी चैनल आप देखिए उसमें सब कुछ दिखाता है ये सब, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और अंतर क्रिया करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये आपको कुछ है नहीं इसमें, ठीक। कौन क्या कह रहा है, थर्ड सेमेस्टर, अरे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों है। किस प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं सर, देखो प्रकाशन मत देखो कि किस प्रकाशन से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम हॉल में अपना क्वेश्चन देखना वो किस प्रकाशन से आता है, वो नहीं पूछोगे फिर वहां पे, ठीक है। ये आप यहाँ पे आराम से कर ले जाओगे। पारतंत्र के घटक की बात आ गई है, क्या कोई कुछ कहना चाह रहा था। देखो टाइम थोड़ा जल्दी भाग रहा है तो आप लोग मत भागिएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा तो अब क्या करें, पहला क्लास था। क्या है भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी बोलिए। चलो देखो परतंत्र के घटक, इसको हम वहां पे भी लिखा सकते हैं, वहां बता सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, इसको आप यहीं पे समझ लो, क्योंकि यही चीज हम वहां बताएंगे। देखो परतंत्र के घटक, इकोसिस्टम ऑफ कंपोनेंट, ये यहाँ होगा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होगा, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो इसको दो रूप में बांटा गया है, एक अजैविक घटक एक जैविक घटक। अजैविक को क्या कहेंगे, अबायोटिक, और जैविक घटक को क्या कहेंगे, बायोटिक। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, जीवीय, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। भाई जीवीय घटक और अजीवीय घटक, जीवी अर्थात जीव जिसमें जीव हो, अजीव अर्थात अजीव जिसमें जीव नहीं हो, जो निर्जीव हो, उसकी बात वही है अजैविक। और जिसमें जीव होता है, जो सजीव होता है, वो कैसा है, जैविक घटक है, ठीक है। तो अजैविक घटक में क्या है आप देखिए ध्यान से, अजैविक का समझ में आ गया, दिख नहीं रहा है, दिख रहा होगा यार,
अच्छा, पीडीएफ को जूम करने के बोल लिया क्या? अभी ठीक है? अभी दिख रहा? चलिए ठीक है। देखिए, देखिए ये क्या लिखा है, अजैविक घटक है और जैविक घटक है। जैविक मतलब यार, जैविक मतलब क्या हुआ? जीव। जिसमें जीव है वो जैविक है, जिसमें जीव नहीं है अर्थात वो निर्जीव है, उसको क्या कहेंगे? अजैविक घटक कहेंगे। ठीक है। तो परतंत्र के या इकोसिस्टम के जो दो रूप में बांटा जाता है इसको, एक अजैविक घटक के रूप में और एक जैविक घटक के रूप में। ठीक। लेकिन अजैविक जो है वो प्राकृतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के रूप में बांटा गया है। अकार्बनिक का मतलब इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होता है वो आपका रसायन का भी वहां पे पढ़ाने लगेंगे। जैसे मान लीजिए अकार्बनिक पदार्थ का जो जनक है उनको कहा जाता है किसको? एंटोनी लेवोजियर। हालांकि ये सब आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। देखो प्राकृतिक कारक क्या है, मान लीजिए ये आपका कोई परतंत्र है, ये आपका परतंत्र की बात हो रही है। परतंत्र में यहां पे हम बता भी नहीं पाएंगे, हमको वहीं जाना पड़ेगा। चलो, परतंत्र है, देखो परतंत्र है। परतंत्र में क्या हुआ, ये आपका अजैविक है, ये अजैविक घटक के रूप में है। अजैविक घटक को तीन रूप में बांटा गया। किस में बांटा गया? एक तो बांटा गया दोस्त प्राकृतिक कारक में। देखो प्राकृतिक कारक क्या है, देखो प्राकृतिक कारक क्या है, कोई भी मान लीजिए एक परतंत्र है, एक परतंत्र है। अब इसमें बहुत सारे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, कहीं कहीं जल भी है, बहुत कुछ है मतलब। और वहां उनका क्या है, निश्चित एक वातावरण है, उनका एक निश्चित वातावरण भी है। अब देखो प्राकृतिक कारक क्या है, प्राकृतिक कारक क्या है, जैसे वहां पे जो ऊर्जा मिलेगी, जो वहां पे जो प्रकाश मिलेगा वो कहां से मिलेगा? अब हम वहां पे कोई लाइट तो लगा नहीं देंगे जा करके, कोई लाइट तो लगाएंगे नहीं, तो वो सूर्य के माध्यम से उनको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो प्राकृतिक कारक में जैसे मान लीजिए क्या आपका हो गया? प्रकाश हो गया। क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपका प्रकाश हो गया, वहां का कुछ टेम्परेचर होगा, तापमान वहां पे कुछ होगा, तो वही वो सब प्राकृतिक कारक में आएगा। ठीक है। देखो उससे हमको पढ़ाने की बहुत ज्यादा आदत है नहीं, इसलिए हम आपको इसी तरीके से पढ़ा पाएंगे, बीच बीच में उसको देखते रहेंगे। ठीक है। प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वहां पे कुछ ह्यूमिडिटी होगी, मतलब आर्द्रता। आर्द्रता जो है आपका, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या होता है? देखो जो हम, जो जैसे जल है, जल जो है वो जलवाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा होती है वही वहां की क्या होती है? आर्द्रता कहलाती है। ठीक है। आर्द्रता भी कई प्रकार का होता है, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, यहाँ पे आपको वो पढ़ना नहीं है, बस इतना जाना है प्राकृतिक कारक क्या है। तो आर्द्रता आपका हो गया। ठीक है। आर्द्रता हो गया। और वायुमंडलीय दाब है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े खड़े हो पा रहे हैं? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कार्य कर रहा है, अंतरिक्ष वगैरह में काम नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वायुमंडलीय दाब भी है। चलो यहाँ पे लिखते हैं वायुमंडलीय दाब भी है। ठीक। अब देखो प्राकृतिक कारक हो गया, प्राकृतिक कारक हो गया ना। अब भाई इसमें और बांटा गया है किसमें? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, मतलब अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ में बांटा गया है और कार्बनिक पदार्थ में बांटा गया है। अकार्बनिक पदार्थ और कार्बन, देखो ये आपके पूरे इन्वायरमेंट का मेन टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा समय लग जा रहा है। इससे आप लोग ये मत सोचिएगा कि हर टॉपिक में इतना समय लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा टॉपिक आप समझ रहे हैं ना, अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ में आपका क्या हो जाएगा? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है। हाँ, इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आप देखिए, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक का संयुक्त से जो पद है। ठीक है। इसमें जैसे आपका मान लीजिए मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, भाई मिट्टी हो गया, जल हो गया, कुछ लवण हो गए मान लीजिए आपके, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, अब केमिस्ट्री की भाषा में नहीं लिख रहे हैं, पूरा लिख दे रहे हैं। कैल्शियम हो गया मान लीजिए, मैग्नीशियम हो गया,
ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ये हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस आपका हो गया, इसी में आता है। ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं। और भी इसमें आते हैं आपके, क्योंकि ये मिट्टी हो गया, जल हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और कुछ वायु में जो उपस्थित गैस होते हैं, जैसे कुछ भी आप, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, गैसें, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, ठीक है, ये सब आपके इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक पदार्थ। देखो ये परतंत्र में शामिल होते हैं, परतंत्र में बात, ये अजैविक घटक में, भाई इसमें जीव थोड़ी ना, मिट्टी में थोड़ी ना जीव है, जल में थोड़ी ना जीव है, जल जीवन है, जल ही जीवन है, लेकिन जल में जीव नहीं है, ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ हो गया, यहां पे समझ में आ गए, अकार्बनिक पदार्थ हमको समझ में आ गया। कार्बनिक पदार्थ का मतलब है जिसमें कार्बन है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो, अर्थात ऑर्गेनिक। स्क्रीन साफ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन साफ नहीं दिख रहा है, अरे सर इसको साफ करके गए हैं, ऐसा मत बोलिए भाई। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए, देखिए इसके अंतर्गत ना जो आपके जैसे प्रोटीन वगैरह आते हैं, ये जीवित होता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो मृत पौधे हो जाते हैं या जंतु हो जाते हैं, उनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वही होता है। इसमें बहुत सारी चीज नहीं आती हैं, इसमें आप जैसे मान लीजिए प्रोटीन हो गया, इसमें प्रोटीन हो गया, प्रोटीन। देखिए हमको, आप सुन तो पा रहे हैं ना, आप सुन सुन सकते हैं, उसी हिसाब लिख लीजिए, समझ के लिख लीजिए। प्रोटीन हो गया, जैसे मान लीजिए वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और आपका ह्यूमस हो गया, ह्यूमस, ह्यूमस हो गया, ह्यूमस मृदा में पाई जाती है, ह्यूमस हो गया। कृत्रिम में बात करेंगे तो जो आपका यूरिया बनता है, यूरिया हो गया, ये सब कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे आप जब भोजन करते हैं, आलू आलू खाते हैं, आलू में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, चावल, चावल जो खाते हैं ना, चावल जानते हैं ना, भात, तो भात में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो हल्का मीठा होता है उसमें। हालांकि भात कहने में लोग शर्माते हैं, तो ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये आपका था परतंत्र का अजैविक घटक, ठीक, अजैविक घटक की बात हो रही है। ये अजैविक घटक के प्राकृतिक कारक और अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक। मिटाओ यार इसको। देखो अब इसकी बात अब किसकी बात की जाएगी, जैविक घटक की। परतंत्र में ये तो आपका था, ये आपका क्या हो गया था, अजैविक घटक आपका हो गया था, अजैविक घटक आपका हो गया। अब आपका क्या है, जैविक घटक, ध्यान देना, जैविक घटक। जैविक घटक कहने का अर्थ है जीवीय घटक, इसको हम जीवीय घटक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीवीय घटक, अर्थात जिसमें जीव है, इसको हम जीवीय घटक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीवीय घटक भी हम इसको हम जीवीय घटक भी लिख सकते हैं। पीडीएफ वाला नहीं दिख रहा था सर, हाँ तो अभी जब पीडीएफ खोलेंगे तब ना दिखेगा जी, ऐसे कैसे दिख जाएगा। देखो जीवी घटक क्या है, जिसमें जीव है, और जिसमें जीव है उसको क्या कहेंगे, जीवी घटक। अब ये जान लो, कोई भी जीवित जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जीवित क्या, पेड़ पौधे में भी जीव जंतु में आते हैं, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं ना, तो जो भी जीवित हैं, उन्हें, जो भी जीव हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि भोजन से ही तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो कोई भी जीव हो, उन्हें भोजन की आवश्यकता अवश्य होगी, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होता है, उनके वृद्धि के लिए या उनके विकास के लिए, ठीक। तो जीवी घटक में जो आपका आता है, ये सीधा सीधा आपका 3 रूप में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन। अपघटन को बोल देते हैं अपघटन करता भी, अपघटन को क्या बोल देते हैं, अपघटन करता ही। उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता समझते हो ना आप लोग,
उपभोग करने वाला कहलाता है उपभोक्ता, कंज्यूमर, ग्राहक, सादा जनरल भाषा में समझो। अपघटनकर्ता, चलो कर्ता नहीं लिखो, नहीं बोलोगे क्या लिख दिए, अपघटन, ठीक है। उत्पादक हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और इसको कहते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। उपभोग, देखो उत्पादक, जब कोई उत्पाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और किसी भी उत्पाद को उपभोग करने वाला क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। और इन दोनों का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। ये अंतिम प्रक्रिया होता है जीवी घटक का। इसके द्वारा इसमें जो कुछ सूक्ष्म जीव भी आते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, अभी आपको आगे बताते हैं। पहले आपको उत्पादक समझिए, ठीक है। उत्पादक क्या है, उत्पादक में मेन चीज आपका हरे पौधे ही आते हैं मुख्य रूप से। उत्पादक में क्या है, मुख्य रूप से उत्पादक में मुख्य रूप से हरे पौधे ही आते हैं, ठीक। हरे पौधे आते हैं उत्पादक में, क्या आता है, हरे पौधे आते हैं, हरे पौधे आते हैं उत्पादक में, ठीक। अब आप सोचोगे कि हरे पौधे भी आते हैं तो ये भी जीव हैं, इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अपने वृद्धि विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और है, स्वयं पोषी परपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वयं पोषी। और जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, परपोषी। तो जो हरे पौधे हैं ये स्वयं पोषी हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, ये देखो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इन हरे पौधों के पत्तियों में एक पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, पर्णहरिम। हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। तो हरे हरे पौधों में पाया जाता है पर्णहरिम, ठीक है। और ये एक प्रक्रिया, एक क्रिया से गुजरते हैं, वो क्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को पर्णहरिम की उपस्थिति में, भाई पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। वही उनका क्या होता है, भोजन। वहीं से उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये हरे पौधे जो हैं, हरे पौधों में ग्लूकोज जो है वो भोजन के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में एकत्रित भी रहता है। अच्छा, एकत्रित भी रहता है क्या ग्लूकोज। आवाज समझ में आया नहीं, प्रकाश भाई अगर किसी ने पूछा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, उसका एक इक्वेशन है, वो वाला कोई मतलब नहीं यहाँ पे। लेकिन हरे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पर्णहरिम की उपस्थिति में सॉरी पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ये क्या करते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, जो इनका भोज्य पदार्थ कहा जाता है, ठीक। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। एंड करो सर, हाँ आज थोड़ा कम ही पढ़ा पाएंगे, ठीक है। यही अंतिम है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस, ठीक है। ये आपका उत्पादक हो गया। देखो उत्पाद, ये जो हरे पौधे हैं, अब देखो इसमें जो भोज्य पदार्थ है, अब इसमें जो आपका भोज्य पदार्थ है, अब इसमें जो आपका भोज्य पदार्थ है, देखो इसमें जो आपका भोज्य पदार्थ है, अर्थात जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे जो है वो उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जीव जगत अपने भोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए हरे पौधे हैं, देखिए हरे पौधे हैं भाई, हरे पौधे हैं, हरे पौधे को खा गया मान लीजिए बकरी,
हरे पौधे को पेड़ के पत्तियों कौन खाएगा? बकरी खाती है। और बकरी को मान लीजिए खा गया कौन? शेर। बकरी को खा गया शेर। तो हरे पौधों में जो भोज्य पदार्थ उपस्थित था उसको प्रत्यक्ष रूप से किसने ग्रहण किया? बकरी ने। और अप्रत्यक्ष रूप से किसने ग्रहण किया? शेर ने। क्योंकि अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि शेर डायरेक्ट पौधे के पत्तियों को नहीं खाता, वो बकरी को खाता है। तो इसके माध्यम से जो इसमें ऊर्जा आई थी, जो भोज्य पदार्थ आया था, इसको खाने के बाद इसमें कन्वर्टेड हो गया। ठीक। तो इसीलिए जो हरे पौधे होते हैं इनको कहा जाता है प्राथमिक उत्पादक। क्या कहा जाता है? हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ये आप लिख लेना, मैं बस बता दे रहा हूं। ठीक। ये आपका कंप्लीट उत्पादक आपका हो गया। ठीक, उत्पादक आपका हो गया, पहला था। दूसरा इसमें आपका क्या आता है? उपभोक्ता। दूसरा आपका इसमें क्या आता है? उपभोक्ता आता है। ठीक है, उपभोग करने वाला कहलाएगा। उपभोग करने वाला क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है। देखिए उसके अंतर्गत वे जो उधारी आते हैं, देखिए इसमें क्या है? ये पेड़ पौधों को खाते हैं भैया। उत्पादक में क्या है? हरे पौधे हैं। चलो यहां लिख दे रहे हैं, उत्पादक में हरे पौधे हैं। उपभोक्ता में क्या है? हरे पौधे को खाने वाले। अर्थात जो इन वे जो उधारी आते हैं, परिभाषा के अनुसार अगर देखेंगे तो उपभोक्ता में वे जो उधारी आते हैं जो इन्हें खाने वाले को खाते हैं। भाई इन्हें कौन खाता है? हरे पौधे के पत्तियों को कौन खाता है? बकरी मान लीजिए है, बकरी है, बकरी है, जिराफ है, जिराफ भी यही सब खाता है, जिराफ। इनको, ठीक है, इनको जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता ही तो कहलाएंगे। क्या हुआ? आवाज आ रही है ना सबको? देखो ये, हाँ उत्पादक तो हो गया ना। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता में कौन आएंगे? जो इनको भाई प्राथमिक उत्पादक जो ये है, इनको खाने वाले क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। इनको खाने वाले क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। और ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। देखो उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार से बटा होता है। उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार से बटा होता है। इनको कहते हैं प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, और एक तीसरा क्या होता है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को कहा जाता है, किसी किसी बुक में लिखा होता है उच्च मांसाहारी ये होते हैं। ठीक है, ये उच्च मांसाहारी होते हैं। तो ये जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हुए, कौन हुए? जो सीधा प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं। मान लीजिए किसको ये खा रहे हैं? हरे पौधों को खाते हैं। तो ये कौन? ये होते हैं हमेशा शाकाहारी। यही आपकी क्लास एंड हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों के पत्तियों को खाता है। शाकाहारी में कुछ जानवरों के नाम आप बताइए। शाकाहारी में आपका जैसे मान लीजिए हो गया बकरी, हो गया जिराफ, हो गया गाय, हो गया और गाय हो गया, हिरन हो गया, और बताइए चूहा वगैरह हो गया। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वही होते हैं जो हरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता को 3 प्रकार से बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में वो आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं, वो सदैव शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी में आपका क्या क्या आ गया? गाय आ गया, बकरी, हिरन, अच्छा बंदर वगैरह हो गए। बंदर को कभी देखा आपने मांस खाते हुए? नहीं। खरगोश हो गया, हाँ वही खरगोश हो गया। ये सब क्या है? आपके प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता अर्थात उपभोग करने वाला। ठीक है। अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का क्या? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को हम क्या कहेंगे? भाई द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को हम क्या कहेंगे? देखो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो कहलाते हैं जो इन्हें खाने वाले को खा जाएं। ध्यान देना।
कोई कुछ कहना चाह रहा? रेस हैंड से यार कुछ इसमें थोड़ा दिक्कत आ गया, हो नहीं रहा वो बोलने वाला, शायद हो नहीं रहा कुछ। 1 घंटे 17 मिनट, बाप रे। चलो यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखो ये लास्ट है, इनको जो खा जाते हैं, शाकाहारी को जो खा जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे भाई चूहा है, चूहा को कौन खा जाएगा? बिल्ली खा जाएगा, ठीक है। चूहा को कौन खा जाएगा? बिल्ली खा जाएगा। टिड्डा वगैरह जो है ना, टिड्डा, टिड्डा भी इसी में आता है, शाकाहारी में आता है। टिड्डे को खा जाते हैं मेढक, तो ये मेढक वगैरह और सांप वगैरह ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, सांप नहीं, सांप तृतीय में आएगा, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में क्या आएंगे? जो अपना भोजन शाकाहारियों या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। भाई टिड्डे को खा गया मेढक, चूहे को खा गई बिल्ली, हिरन को खा गया भेड़िया ना, तो मेढक हो गया, बिल्ली हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब कौन है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। अब आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या कहलाएंगे? जो इन सभी को खा जाएं। सीधा सीधा है भाई, ये मांसाहारी होते हैं। ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, ठीक है। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मेढक था तृतीय श्रेणी में, मेढक को खा गया कौन? सांप, तो सांप क्या है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इसमें भी अच्छा, इसी को उच्च मांसाहारी बोलते हैं। आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें अलग से नहीं दिया, क्योंकि जो प्रोफेशनल बुक होते हैं उसमें अलग से दिया रहता है उच्च मांसाहारी, लेकिन इसमें आपको यहीं पे समझ लीजिए उच्च मांसाहारी क्या होता है? जो सबको खा जाए, जो सबको खा जाए उनको खाना सबको मुश्किल हो। ऐसे गिद्ध हो गया, गिद्ध हो गया, शेर, तेंदुआ, जगुआर, भाई शेर, तेंदुआ, जगुआर, बाघ, चीता, गिद्ध, ये सब तृतीय श्रेणी में आते हैं, जो सबको खा जाते हैं। हालांकि इनको खाना सबके लिए मुश्किल है, इनको कोई नहीं खा पाता जल्दी, ठीक है। ये तृतीय श्रेणी में आते हैं, इन्हीं को कहते हैं उच्च मांसाहारी। एक और श्रेणी आती है, वो आपका होता है सर्वभक्षी, जिसमें मनुष्य है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते हैं, उनको कहा जाता है सर्वभक्षी, ठीक है। तो ये उत्पादक था, ये उपभोक्ता था। उपभोक्ता का 3 पार्ट है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक आपका फिर से क्या आ जाएगा? अपघटन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अपघटक या अपघटन, जो भी कह लीजिए। देखिए यही लास्ट है, क्योंकि आज ज्यादा टाइम हो गया, थोड़ा सा बीच में वॉइस को लेकर प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और हैं बताने के लिए, जैसे पैरासाइट्स है, प्रीडेटर्स है, लेकिन इन सब आपके सिलेबस में है नहीं, तो कोई मतलब नहीं होगा बताने का, और लंबा वैसे भी खिंच जा रहा। देखो इसमें ना कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है। अपघटन में जो है वो कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं। अपघटन में क्या आते हैं मेरे दोस्त? सूक्ष्म जीव आते हैं। और सूक्ष्म जीव कहते हैं किसको हैं? वो जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों मतलब बिना किसी यंत्र की सहायता से हम उनको नहीं देख सकते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। उनके लिए हमको माइक्रोस्कोप यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, तभी हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जैसे फंगी हो गया, मरे हुए फंगी, फंगी आपका हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब आपका इसमें आता है, अपघटन में आता है। बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सब आपका किस में आएगा? तो अपघटन में आएगा, ठीक है। देखो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। देखो फंगी वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जो है ना, ये बहुत जगह आपको जो हम लोग पदार्थ जो भी खाते पीते हैं उसमें उपयोग भी किया जाता है रसायन के रूप में। सेक्रोमाइसिस सेरोवेसी नाम से एक ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हो गया ना, क्लास लंबा हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे हम बंद करें अभी। देखो अपघटनकर्ता के अंतर्गत क्या आते हैं ये भी जान लो भाई। मृतोपजीवी कवक और बैक्टीरिया, वही जो मैंने बताया, जीवाणु आते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, ठीक है। इनके द्वारा क्या है, ये मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम लोग मल त्याग होता है, वो कुछ दिन बाद आप देखेंगे मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, वो उनका क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं, ठीक है। वो पुनः वायुमंडल में या पुनः मिट्टी में मिल करके जिन्हें पूरा हरे पौधे के रूप में जाता है। तो ये एक पूरा चक्र है जो ये
चलता रहता है। आज बहुत कम पढ़ा पाए हम, समझाने में टाइम लग गया और वॉइस में जो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसमें कल थोड़ा और सुधार होगा और कल थोड़ा जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। अब का यही चीज था ना, प्राकृतिक तत्व हो गए, अकार्बनिक, कार्बनिक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। और इसका आप परिभाषा है, ये आपको नोट्स मिला ही होगा। देखो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इसका एक, ये देखिए ये वही चीज है। सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं भाई, सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, शाकाहारी खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी, देखिए ना, उच्च मांसाहारी इनको बोला जाता है, ठीक है। फिर यहां से जब ये लोग मरते हैं तो इनको कहा, इनका जो मृत अवशेष बचता है, जो बचता है उसी को क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। कौन, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और मृतोपजीवी कवक, ठीक है। ये फिर पोषक पदार्थ के रूप में मिट्टी में मिलते हैं और फिर यहां से हरे पौधे इनको ग्रहण कर लेते हैं। ये एक प्रकार का पूरा चक्र है जो आपका चलता रहता है, ठीक। और आगे जाएंगे तो वही चीज है, उत्पादक की परिभाषा है, उत्पादक की परिभाषा है, उपभोक्ता की परिभाषा है, अपघटन वही डिकम्पोजर की परिभाषा है, ठीक है। अब क्लास लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन बता ही दें। बंद कर दे कि बता दे भैया, कोई बता दे थोड़ा सा। चलो ठीक है, यहाँ पे बंद करते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। कल बताते हैं, यहां से कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक। इसको कल कंटिन्यू करेंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा समय ज्यादा लगा, चलिए ठीक है, क्लास बंद करते हैं भैया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। अरे पीडीएफ अपलोड है, आप लोग देखिएगा, आपको नोट्स मिल चुका है इसका, ठीक है। पीडीएफ आपको इसका मिल चुका है भाई, इसका पीडीएफ आपको मिल चुका है, ठीक है। चलो कल देखो इसी टाइम कल फिर से क्लास चलेगी, लेकिन आज थोड़ा समझाने में हमको ज्यादा टाइम लगा, हमें पता है टाइम थोड़ा ज्यादा चला भी गया आप लोग का, लेकिन कुछ भी हो बेसिक नॉलेज आपको तो मिला ही होगा, उम्मीद करता हूं मैं जरूर। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आउट ऑफ सिलेबस आपको बताया कुछ, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा।